स्टार्ट करेंगे हम अपना इलेक्ट्रिकल मशीन्स, है ना। तो उससे पहले कुछ बेसिक्स देख लेते हैं हम। तो वैसे तो नेटवर्क में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, या मेजरमेंट में भी हमने डिस्कस किया है इन सब रूल्स को। ठीक है, तो फर्स्ट रूल होता है आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो उससे पहले हम दो चीज जान लेते हैं। जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा होता है तो उसके ऊपर एक क्या लगता है, फोर्स। ठीक है, ये बात पता है सबको। जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, ठीक है, उसके ऊपर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। ठीक है, तो अगर कोई कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम मूव कर रहे हैं, ठीक है, अगर कोई कंडक्टर को, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहे हैं तो क्या डेवलप होता है, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो फर्स्ट ये दो रूल आपको हमेशा याद रखने हैं। ठीक है, थ्रू आउट द मशीन ये दो रूल आपको याद रखने हैं। फर्स्ट रूल क्या कहता है, जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा होता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। उस फोर्स की डायरेक्शन हम किससे देते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक है, तो अपने लेफ्ट हैंड को जैसे पिक्चर में दिखाया गया है ना, अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से स्ट्रेच करो कि ये फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर और ये थर्ड फिंगर जो है ना, आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक है, थंब, आप इसको कह लो फर्स्ट, मैं नाम देता हूँ सेकंड, और ये हो गया हमारा थर्ड। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ, हमारा क्या है, ये थर्ड है, या इसको अलग से लिख लो थर्ड। ये क्या है हमारा सेकंड, ये क्या है हमारा फर्स्ट। ठीक है, तो ये है हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा होगा वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो ये जो फोर्स की डायरेक्शन है हम किससे देते हैं, हमारे थंब से, है ना। तो ये FBI आप याद करके चलना है इसको। ठीक है, जो सेकंड फिंगर है ये क्या है, आपके फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, जैसे कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, तो फ्लक्स क्या जाएगा, इस तरीके से जाएगा एयर गैप के अंदर। ठीक है, एयर गैप में फ्लक्स इस तरीके से ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्या, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारा, है ना, तो हम करंट जो डायरेक्शन है हमारे करंट की उसमें हम अपनी थर्ड फिंगर को रखेंगे। ठीक है, सेकंड फिंगर को हम किस में रखेंगे, हम फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, तो थंब हमको क्या बताएगा, कंडक्टर के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ये बात आ गई सबको समझ में। जल्दी बताओ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल समझ आ गया सबको। ठीक है, नेक्स्ट फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है। हाँ, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है, जब भी कोई मूविंग कंडक्टर है, सपोज करो ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, फ्लक्स फाई। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या है, इस तरीके से। सपोज करो कोई भी कंडक्टर है हमारा ये, है ना, इसको हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या लगेगा, यहाँ पे एक इंड्यूस ईएमएफ होगा, यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा होगा, ठीक है, तो क्या इंड्यूस होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, उस ईएमएफ इंड्यूस की डायरेक्शन हम किससे देते हैं, इस थर्ड वाली फिंगर से। इसको हम 1 दे दिया, इसको 1 नाम दे दिया हमने, इसको 2, इसको 3। ठीक है, तो ये जो थंब है इसको हम किस डायरेक्शन में रखेंगे, मोशन ऑफ द कंडक्टर की डायरेक्शन, यानी कि कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ऊपर मूव कर रहा है या नीचे मूव कर रहा है। ठीक है, तो थंब हमको क्या देगा, मोशन ऑफ द कंडक्टर, है ना, किस डायरेक्शन में कंडक्टर हमारा मूव कर रहा है। ये जो सेकंड नंबर की फिंगर है ये हो गई हमारी फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गई हमारी फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये वाली जो फिंगर है, जो थर्ड नंबर की फिंगर है ना, इससे आपको क्या पता चल जाएगा, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ये बात याद रखना कि जिस डायरेक्शन में हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो कभी कभी हम इसको बोल देते हैं डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, या करंट की डायरेक्शन क्या है यहाँ पे। ठीक है, और जो फंडामेंटल रूल वो क्या है हमारा, कि ये हो गया हमारा मोशन, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, तो ये वाली फिंगर हमको क्या देती है, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात। ठीक है, यही डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। यही क्या होगा हमारा, डायरेक्शन ऑफ
करंट। ठीक है, समझ आ गया सबको? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल समझ आ गया? ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया है। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, आप अपनी ये जो फिंगर्स है ना, ये वाली जो फिंगर्स है ना, इसको फ्लक्स की डायरेक्शन में आप क्या करो, फोल्ड करो। तो थंब आपको क्या दे देगा, करंट की डायरेक्शन। ठीक है, ये जो फिंगर्स हैं इनको आप क्या करो, फ्लक्स की डायरेक्शन में इस तरीके से रोटेट करो, तो थंब आपको क्या देगा, करंट की डायरेक्शन। या आपको करंट की डायरेक्शन पता है ना, कि कंडक्टर में किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। सपोज करो ये है, ठीक है, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या है, इस तरीके से। तो आप थंब को क्या रखो, करंट की डायरेक्शन में रखो। ठीक है, तो फिंगर्स क्या दे देंगी, आपके फ्लक्स की डायरेक्शन दे देंगी। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे जो फ्लक्स है वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा? जल्दी बताओ, फ्लक्स किस डायरेक्शन में होगा यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आप देखो थंब को रखो ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है, अपने छत की डायरेक्शन में रखो, और फिंगर्स को मोल्ड करो। ठीक है, फिंगर्स को मोड़ो। ठीक है, तो ये जो है आपकी फिंगर्स क्या बता देंगी आपको, फ्लक्स की डायरेक्शन। ठीक है, समझ गए ये बात? हम्म, क्लियर हो गया, ये रूल भी समझ आ गया आपको? ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स पावर की तरफ। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पावर, इसको याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, है ना। कॉम्प्लेक्स पावर क्या होती है, वी आई का कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दैट इज द फेजर सम ऑफ योर एक्टिव पावर एंड द रिएक्टिव पावर। ठीक है, जब हम इसको जब इसका फेजर सम करेंगे, है ना, पी हमारी क्या होगी, एक्टिव पावर, क्यू हमारी क्या होगी, रिएक्टिव पावर। तो इसका फेजर सम हमारा क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स पावर। ठीक है, क्लियर होगी बात? यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है, इसको, ये जो हमारा फेजर है, ठीक है, जो वी आई कॉम्प्लेक्स, इसको हम लिख सकते हैं वी आई प्लस का एंगल फाई। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस का साइन क्या डिनोट करता है, लैगिंग पावर फैक्टर को या लैगिंग वॉर्स को डिनोट करता है। ठीक है, हमने नेटवर्क में क्या पढ़ा था, जैसे कोई करंट है, अगर वो लैग कर रहा है हमारा वोल्टेज से या रेफरेंस से, तो हम उसको माइनस साइन से दिखाते थे। ठीक है, अगर वोल्टेज हमारा लैग कर रहा है तो हम उसको माइनस साइन से दिखाते थे। ठीक है, पर कॉम्प्लेक्स पावर के केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पावर के केस में अगर प्लस का फाई है, इसका मतलब क्या है, करंट आपका लैग कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये बात आप याद रखना, है ना। एस क्या है हमारी कॉम्प्लेक्स पावर, दैट इज इक्वल टू पी प्लस का जे क्यू, वेयर क्यू इज पॉजिटिव फॉर योर लैगिंग वॉर्स। ठीक है, क्यू पॉजिटिव कब आएगा, हमारे लैगिंग वॉर्स के लिए, जब पावर फैक्टर आपका लैगिंग होगा। ठीक है, क्लियर होगी बात? यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, वी आई एंगल फाई। ठीक है, एंगल फाई क्या है, वोल्टेज और करंट के जो बीच का फेजर डिफरेंस है, वो है हमारा एंगल फाई, वेयर फाई इज पॉजिटिव फॉर द लैगिंग पावर फैक्टर और योर लैगिंग वॉर्स। ठीक है, ठीक है, इसको आप नोट करते हुए चलना। समझ गए? ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, है ना, ये जो कॉम्प्लेक्स हमने यहाँ पे क्यों किया। एक्चुअली सपोज करो ये हमारी रेफरेंस क्वांटिटी है ना, कोई भी रेफरेंस है। ठीक है, जहां पे आपका वोल्टेज लीड कर रहा है ना, फ्रॉम द रेफरेंस विद एन एंगल फाई। वोल्टेज आपका लीड कर रहा है अल्फा एंगल से। ठीक है, करंट आपका लीड कर रहा है बीटा एंगल से। तो हमें जो इंटरेस्ट है, हमारा जो इंटरेस्ट है, वो किसके बीच का एंगल होगा, वी और आई के बीच का एंगल होगा। ठीक है, हमें ये एंगल चाहिए। तो हमने क्या किया, करंट का क्या कर दिया, कॉम्प्लेक्स कर दिया हमने। ठीक है, अगर सपोज करो यहाँ पे करंट क्या था, बीटा था, तो इसका कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, आई एंगल माइनस का बीटा। तो अब आप अपनी कॉम्प्लेक्स पावर कैलकुलेट करो, है ना, वो क्या हो जाएगी, वी एंगल प्लस का अल्फा, आई एंगल बीटा का कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, इसके बीच का एंगल डिफरेंस, है ना, अल्फा माइनस का बीटा, अगर आपने कॉम्प्लेक्स किया तो। ठीक है, समझ गए? तो यहां से भी ये प्रूफ होता है। ठीक है, लैगिंग पावर फैक्टर के लिए फाई क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बात अपने दिमाग में बैठा लेना,
एस क्या है हमारी कॉम्प्लेक्स पावर, दैट इज वी आई प्लस का एंगल फाई, वेयर फाई इज पॉजिटिव फॉर योर लैगिंग वॉर्स और योर लैगिंग पावर फैक्टर। ठीक है, क्लियर है ये बात? जल्दी बताओ मेरे को। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, जैसे एक एग्जांपल भी ले रखा है ना, अगर आपसे कोई कहता है 500 kVA आपकी कॉम्प्लेक्स पावर है एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। ठीक है, 500 आपकी क्या है कॉम्प्लेक्स पावर एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग, तो आप इसको कैसे लिखोगे 500 है ना, लैगिंग पावर फैक्टर है तो क्या आएगा पॉजिटिव कॉस इनवर्स ऑफ 0.8। ठीक है, वेयर 500 कितना हो जाएगा आपका प्लस का 36.86। ठीक है, ये आपको क्या रखा है एस की एस कितना है 500, ये आपको ये दे रखा है प्लस का 36.86, तो इसका मतलब क्या है करंट आपका क्या है लैगिंग। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स पावर से ही हमको पता चल जाएगा कि करंट क्या है हमारा लैगिंग है, और किस एंगल से लैग कर रहा है हमारा वोल्टेज से करंट, फाई इक्वल टू 36.86। ठीक है, तो इस लैगिंग करंट को हम कैसे लिखेंगे आई एंगल माइनस का 36.86, अगर हमको करंट को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, पर कॉम्प्लेक्स पावर को रिप्रेजेंट करना हो तो प्लस का साइन लेंगे अब। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन की। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल मशीन की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल मशीन, दैट इज कंटिन्यूअसली कैपेबल ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है, कंटिन्यूअसली कैपेबल ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन, यानी कि कंटिन्यूअसली आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी चेंज्ड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और योर मैकेनिकल एनर्जी कैन बी कंटिन्यूअसली चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, समझ आई बात? इलेक्ट्रिकल मशीन की डेफिनेशन क्या है, विच इज द डिवाइस विच इज कंटिन्यूअसली कैपेबल ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन, है ना, उसको हम रखे हैं इलेक्ट्रिकल मशीन की कैटेगरी में। इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन का मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैकेनिकल एनर्जी कंटिन्यूअसली। ठीक है, और योर मैकेनिकल एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंटिन्यूअसली। ठीक है, ये कंटिन्यूअसली मैं बार बार जोर दे रहा हूं। ठीक है, कंटिन्यूअसली कैपेबल ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। अब मेरे को ये बताओ आप लोग कि ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रिकल मशीन है या नहीं है? ट्रांसफार्मर जोगिंदर इलेक्ट्रिकल मशीन है, ईशान भी कह रहा है इलेक्ट्रिकल मशीन है, वंदना इलेक्ट्रिकल मशीन है। नहीं, मैं क्या पूछा इलेक्ट्रिकल मशीन है या नहीं है, बस इतना पूछा मैंने। ठीक है, अभी अभी मैंने डेफिनेशन आपको बताई है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमको क्या मिलनी चाहिए, अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो हमको क्या मिले मैकेनिकल एनर्जी मिले, है ना, जैसे कि आपकी जैसे कि क्या हो गया आपको इलेक्ट्रिकल मोटर्स। ठीक है, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, आउटपुट में हमको क्या मिलती है मैकेनिकल एनर्जी, है ना, या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल एनर्जी दें आउटपुट में हमको क्या मिले इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिले। ठीक है, जैसे कि हमारे जनरेटर्स हो गए। ठीक है, जनरेटर्स में हम क्या करते हैं मैकेनिकल इनपुट देते हैं, ठीक है, आउटपुट पे क्या मिलता है हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, दैट्स व्हाई ट्रांसफॉर्मर इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल मशीन। ठीक है, बट इसके सारे जो प्रिंसिपल हैं ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है ना, लगभग हमारा या फिर जो इसकी वर्किंग कंडीशंस है, सॉरी वर्किंग क्राइटेरिया है, या जो भी प्रिंसिपल है इसका, वो लगभग हमारे इलेक्ट्रिकल मशीन्स के इक्वलेंट है। ठीक है, दैट्स व्हाई हम ट्रांसफॉर्मर्स को इलेक्ट्रिकल मशीन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपने कोई भी बुक देखी होगी उस पर लिखा होगा ट्रांसफॉर्मर एंड इलेक्ट्रिकल मशीन। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन की बुक में आपको ट्रांसफॉर्मर नहीं मिलेगा। ठीक है, जो भी अच्छी किताबें हैं उसमें अलग से लिखा होगा ट्रांसफॉर्मर्स एंड इलेक्ट्रिकल मशीन, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन नहीं। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर है क्या, एक स्टैटिक डिवाइस है। ठीक है, जो कि आपकी एनर्जी ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। ठीक है, जिसको आप प्राइमरी और सेकेंडरी भी बोलते हो। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर क्या है, एक स्टैटिक डिवाइस व्हिच ट्रांसफॉर्म एनर्जी फ्रॉम वन साइड टू अनदर एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, रिमेंबर दिस,
एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बट एट डिफरेंट वोल्टेज लेवल। डिफरेंट वोल्टेज लेवल ऐसा जरूरी नहीं है, वोल्टेज लेवल हमारा सेम भी हो सकता है, ठीक है, बट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर क्या है? एक स्टैटिक डिवाइस विच कैन ट्रांसफॉर्म एनर्जी फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी बट एट डिफरेंट वोल्टेज लेवल, ठीक है। किस प्रिंसिपल पे काम करता है हम सबको पता होगा, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है whenever there is a time rate of change of flux linkage, अगर टाइम के साथ हमारा फ्लक्स लिंकेज चेंज हो रहा है, ठीक है, टाइम के साथ अगर हमारा फ्लक्स लिंकेज चेंज हो रहा है तो वहां पे क्या डेवलप होगा? एक ईएमएफ डेवलप होगा। इसको हम कैसे लिखेंगे? दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस डी साई बाय डी टी, वेयर साई क्या है यहाँ पे? फ्लक्स लिंकेज है, ठीक है। साई क्या है? हमारा फ्लक्स लिंकेज, और हम इसको लिख सकते हैं प्लस एंड माइनस का एन इनटू डी फाई बाय डी टी, ठीक है। ये हमारा फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या होता है? जब भी आपका टाइम के साथ फ्लक्स लिंकेज चेंज करेगा आपका एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। फैराडेज ने डायरेक्शन नहीं बताई, ठीक है। जो मैग्नीट्यूड होगा उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का वो क्या होगा? ई इक्वल टू प्लस माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, वेयर दिस प्लस माइनस साइन है ना, ये जो प्लस माइनस साइन है ये कौन डिसाइड करता है आपका? कोई बताएगा मेरे को? प्लस माइनस साइन कौन डिसाइड करता है? लेंज लॉ, ठीक है। प्लस माइनस कौन डिसाइड करता है? हमारा लेंज लॉ। नहीं नहीं, वाइंडिंग्स नहीं ईशान, वाइंडिंग्स नहीं डिसाइड करती, ठीक है। प्लस और माइनस साइन आपका डिसाइड, जो डिसाइड करेगा वो होगा आपका लेंज लॉ, ठीक है। तो टाइम के साथ जब भी हमारा फ्लक्स लिंकेज चेंज होगा हमारा एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, उस ईएमएफ की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी ई इक्वल टू प्लस माइनस का डी साई बाई डी टी और प्लस माइनस का एन डी फाई बाई डी टी, वेयर प्लस एंड माइनस साइन डिसाइडेड बाय द लेंज लॉ, और इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर वेदर विच टर्मिनल टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। कौन सा टर्मिनल आप पॉजिटिव ले रहे हो हम आगे डिस्कस करेंगे इस चीज को, ठीक है। कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव ले रहे हो उस पे भी बेस करेगा ये प्लस और माइनस साइन, ठीक है। तो वापस आते हैं हम अपने ट्रांसफॉर्मर्स पे। तो मैंने बताया था ट्रांसफॉर्मर क्या है ना, स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म एनर्जी फ्रॉम वन साइड टू अनदर एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी बट एट डिफरेंट वोल्टेज लेवल, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल है हमारा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो इट इज ए कांस्टेंट वोल्टेज एंड ए कांस्टेंट फ्लक्स मशीन, ये बात आप याद रखना। डिफरेंट है निशान, डिफरेंट है, ठीक है। ये डाउट्स आप बाद में पूछ लेना, ठीक है। इस तरीके के जो भी डाउट्स हैं क्लास के बाद पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि फ्लो बिगड़ता है यार, ठीक है। जो जो चीज मेरे को बतानी होगी वो बता नहीं पाऊंगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि मशीन एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, एक लगातार एक फ्लो चाहिए इसको ना, ठीक है। बीच में अगर आप ब्रेक करोगे तो फिर फ्लो खराब हो जाता है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, वैसे साइन जो सिंबल्स हैं वो डिफरेंट होता है, ठीक है शिवम। हाँ, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, इट इज ए कांस्टेंट वोल्टेज एंड कांस्टेंट फ्लक्स मशीन, ठीक है। आप एक बात याद रखेंगे अपनी नॉलेज के लिए, ट्रांसफार्मर क्या है? कांस्टेंट वोल्टेज और एंड कांस्टेंट फ्लक्स मशीन, एनी नहीं है यहाँ पे, एंड है, ठीक है। इट इज ए कांस्टेंट वोल्टेज एंड ए कांस्टेंट फ्लक्स मशीन, ठीक है। पर पीएसयू में आपको जनरली ये पूछते हैं, ठीक है। अगर आपको ये भी ऑप्शन दे रखा है तो आपको इसको टिक नहीं करना, आपको इसको टिक करना है, ठीक है। ट्रांसफार्मर इज ए कांस्टेंट फ्लक्स मशीन, फ्लक्स हमारा जो कोर के अंदर है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। पर ये आई ट्रिपल ई कन्वेंशन है हमारे, है ना, आई ट्रिपल ई के अकॉर्डिंग इट इज ऑल्सो अ कांस्टेंट वोल्टेज मशीन, है ना। पर पीएसयू के लिए आपको किस पे टिक करना पड़ेगा? कांस्टेंट फ्लक्स मशीन पे। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे डॉट कन्वेंशन पे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ऊपर जो भी हमने पढ़ा है?
ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं हमारा डॉट कन्वेंशन। ठीक है, डॉट कन्वेंशन क्या कहता है, व्हेनेवर, है ना, टाइपिंग मिस्टेक, आगे बताऊंगा जोगिंदर, है ना, कांस्टेंट वोल्टेज अब प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको कांस्टेंट वोल्टेज कैसे होता है। ठीक है, हाँ, तो हम डॉट कन्वेंशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, डॉट कन्वेंशन क्या कहता है, ये आप सेंस ऑफ द वाइंडिंग नोटिस करो। ठीक है, ये वाइंडिंग, है ना, ये वाइंडिंग कैसे इस तरीके से लपेटी हुई है। ठीक है, ये वाइंडिंग क्या है, इस तरीके से लपेटी हुई। ठीक है, ये वाइंडिंग क्या है, इस तरीके से। समझ आ रहा है, वाइंडिंग का सेंस समझ आ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो इस वाले फिगर को, है ना, ये बताओ मेरे को वाइंडिंग का सेंस समझ आ रहा है। यहाँ से वायर गया ऐसे करके लपेटते हुए यहाँ से बाहर आ गया, है ना, यहाँ से वायर गया इस तरीके से अंदर की साइड से ऐसे करके। ठीक है, यहाँ से वायर गया इस तरीके से। ठीक है, समझ आ रहा है सेंस ऑफ द वाइंडिंग। समझ आ रहा है सेंस ऑफ द वाइंडिंग। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो डॉट कन्वेंशन क्या कहता है कि हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द बाइंडिंग हम क्या करते हैं, किस यहाँ पे अगर हमने डॉट लगा दिया, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जितनी भी वाइंडिंग्स होगी वहां पे ऑटोमेटिकली आप डॉट असाइन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द बाइंडिंग। तो अगर मैंने यहाँ पे डॉट लगाया है तो दूसरा डॉट कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे इस जगह। ठीक है, अगला डॉट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, अगला डॉट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो सिर्फ हमें फर्स्ट डॉट असाइन करना है। समझ आ रही है बात, हमें सिर्फ फर्स्ट डॉट असाइन करना है ना, बाकी सारी जो भी वाइंडिंग है, ठीक है, वहां पे डॉट ऑटोमेटिकली आप असाइन कर दोगे डिपेंडिंग अपॉन द सेंस ऑफ द वाइंडिंग। ठीक है, समझ आई ये बात। समझ आई ये बात, है ना, यहाँ पे क्योंकि मैंने यहाँ पे डॉट लगाई है तो बाकी जगह, है ना, यहाँ पे डॉट आएगी इस जगह। यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे डॉट आएगी। ठीक है, दूसरा क्या है, हाँ, तो एक बात याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है ना, ओनली द फर्स्ट डॉट हैज टू बी असाइंड, है ना, सिर्फ एक डॉट आपको असाइन करनी है, एल्सवेयर ऑटोमेटिकली, और एल्सवेयर डॉट्स आर ऑटोमेटिकली असाइंड डिपेंडिंग अपॉन द सेंस ऑफ द वाइंडिंग। तो सेंस ऑफ द वाइंडिंग पे बेस्ड होता है हमारा डॉट का असाइनमेंट। ठीक है, जो करंट होता है, ठीक है, वो कौन डिसाइड करता है, करंट से हमारा क्या डिसाइड होता है, एमएमएफ। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे करंट आई है ना, यहाँ से करंट आई एंटर कर रहा है, यहाँ पे करंट है, यहाँ से करंट एंटर कर रहा है और यहाँ से करंट एंटर कर रहा है। सपोज करो ये N1 टर्न्स है, ये N2, ये N3, ये हो गया हमारा N4 नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, ये करंट मैंने मान लिया I1। ठीक है, ये करंट मैंने मान लिया I2, ये करंट मैंने मान लिया I3, ये करंट मैंने मान लिया क्या, I4 है। तो कोई एमएमएफ की इक्वेशन बताएगा क्या होगी। हाँ, यहाँ पे एमएमएफ की इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं एमएमएफ की इक्वेशन। यहां से हमारा करंट एंटर करा, ठीक है, ये करंट ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे ऐसे करके। तो यहाँ फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी, कोई बताएगा मेरे को, टुवर्ड्स अपवर्ड और टुवर्ड डाउनवर्ड्स, अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी, सेम आप फिंगर्स को क्या करो, हाँ, ठीक है, आप फिंगर्स को क्या करो, करंट की डायरेक्शन में मोल्ड करो। ठीक है, नहीं नहीं विशाल देखो, जो I1 करंट है वो देखो, है ना, ये किस तरीके से अंदर ऐसे घूमते हुए जा रहा है यहाँ पे ना, यहाँ पे देखो इस तरीके से नीचे से ऐसे घूमते हुए जा रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगी किरण, देखो ये वाइंडिंग क्या इस तरीके से लपेटी हुई है। ठीक है, करंट कैसे जा रहा है, इस तरीके से, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 करके ऐसे। तो यहाँ पे क्या करो, आप अपनी फिंगर्स को इस तरीके से मोल्ड करो तो थंब आपको क्या देगा, ऊपर की डायरेक्शन में देगा या नहीं देगा, देखो करंट की डायरेक्शन में आप फिंगर्स को मोल्ड करो। ठीक है, तो थंब आपको क्या बता देगा, फ्लक्स की डायरेक्शन। ठीक है, अब बताओ सारे लोग चेक करो, फ्लक्स की डायरेक्शन सबको अपवर्ड समझ आ रही है।
कोई जल्दबाजी नहीं है, है ना, आराम से इसको समझ के चलो। नहीं आ रहा समझ जोगिंदर? हाँ, आप इसको ना करंट को पकड़ने की कोशिश करो अपने राइट हैंड से। ठीक है, ये जो राइट हैंड है ना, इसको जो आपकी फिंगर्स दिखाई दे रही है ना? हाँ जोगिंदर, ये बता रहा हूँ, ये जो करंट जा रहा है ना आपको इस तरीके से वाइंडिंग में, ठीक है, जैसे पेन है, पेन पकड़ो आप, है ना, पेन को राइट हैंड से ऐसे पकड़ने की कोशिश करो, तो फिंगर्स आपको क्या बता रही है, देखो करंट की डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में करंट आपका घूम रहा है, ये आपको पता चलेगा। नहीं नहीं, मैं डॉट और क्रॉस नहीं समझा रहा शिवम। ठीक है, मैं बता रहा हूँ इक्विवेलेंट एमएमएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, किसी को समझ आया शिव? क्या नाम है इसका, जोगिंदर, समझ आया? अपनी फिंगर्स को क्या करो, हाँ अपनी फिंगर्स को क्या करो, इस तरीके से मोल्ड करने की, मोड़ने की कोशिश करो। देखो जिस डायरेक्शन में करंट ऐसे करके जा रहा है उस डायरेक्शन में मोड़ने की कोशिश करो। जैसे पेन को आप उंगलियों से पकड़ने की कोशिश करो तो थंब आपको क्या देगा, ऊपर की डायरेक्शन देगा या नहीं देगा? ललित, एक पेन को लो, ठीक है, पेन पे आप अज्यूम करो इस तरीके से वाइंडिंग है, जैसे ट्रांसफॉर्मर पे वाइंडिंग होती है, ठीक है, तो थंब आपको क्या देगा, फ्लक्स की डायरेक्शन देगा, और फ्लक्स किस डायरेक्शन में आएगा, टुवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। देखो करके देखो ऐसे। ठीक है, आया नहीं आया, सारे लोग बताओ मेरे को। आ गया ना? ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फ्लक्स है हमारा वो क्या है, ऊपर की डायरेक्शन में है, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये बात आ गई समझ में? यहाँ देखो, फ्लक्स क्या है, ऊपर की डायरेक्शन में इस तरीके से, फ्लक्स फाई। अब ये जो I2 करंट है इसकी वजह से बताओ, है ना, जो फ्लक्स हमारा किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में, यानी कि राइट से लेफ्ट होगा या लेफ्ट से राइट होगा। ठीक है, करंट देखो, करंट क्या है, ऐसे गया अंदर से घूम के ऐसे, 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 ऐसे करके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब बताओ, ये इसकी वजह से जो फ्लक्स आएगा, नेट फ्लक्स I2 की वजह से, वो राइट से लेफ्ट आएगा या लेफ्ट से राइट आएगा? पूरा बताओ जोगिंदर। राइट टू लेफ्ट, ठीक है ना? अब आ गया आप लोगों को समझ में। ठीक है, फ्लक्स क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था नेटवर्क में जब हम मैग्नेटिक्स पढ़ रहे थे। ठीक है, जैसे वोल्टेज की वजह से करंट आता है, वैसे एमएमएफ की वजह से क्या आता है, फ्लक्स आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस ये जो एमएमएफ है ना, N1I1, ठीक है, यहाँ पे ये जो एमएमएफ है N1I1, ठीक है, तो अब ये बताओ, ये जो एमएमएफ है N2I2, ये N1I1 का सपोज, सॉरी, सपोर्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है? बताओ। ये जो N1I1 है, N1I1 अपोज कर रहा है, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस का N2I2। सिमिलरली ये क्या होगा, इसकी वजह से I3 करंट की वजह से जो फ्लक्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, नीचे की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का N3I3, है ना, इसकी वजह से क्या होगी, प्लस का N4 into I4। तो ये हो गई हमारी एमएमएफ इक्वेशन। ठीक है, तो जो मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है, यहाँ पे देखो, whenever the current enter or leave the dot simultaneously the fluxes are additive। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर ये जो करंट है हमारा, हमने डॉट कहाँ माना था, डॉट हमारा यहाँ पे होता, अगर ये करंट एंटर कर रहा होता तो फ्लक्स क्या आता हमारा, एडिटिव आता। ठीक है ना, अगर सारे डॉट्स में करंट साइमल्टेनियसली क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, या साइमल्टेनियसली सबसे क्या करेगा,
लीव करेगा, ठीक है, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, या तो एंटर करेगा या लीव करेगा, तो फ्लक्स हमारे कैसे होंगे? एडिटिव। ठीक है, समझ आ गई ये बात? जल्दी बताओ, ये बात समझ आ गई? अगर साइमल्टेनियसली मतलब डॉट में, सारे के सारे डॉट्स में या तो करंट एंटर कर रहा है या सारे के सारे डॉट से करंट बाहर निकल रहा है, ठीक है, उस केस में क्या होगा? फ्लक्स आपके एडिटिव होंगे। ठीक है, तो डॉट किसके बेसिस पे असाइन होते हैं? हमारे सेंस ऑफ द वाइंडिंग, है ना? जो हमारी वाइंडिंग है वो क्लॉकवाइज वाउंड है या एंटी क्लॉकवाइज वाउंड है, ठीक है, उसके बेसिस पे हमारे जो है डॉट असाइन होंगे। ठीक है, करंट के बेसिस पे हमारा क्या डिसाइड होता है? एमएमएफ। ठीक है, करंट के बेसिस पे हमारा एमएमएफ डिसाइड होता है। सेंस ऑफ द वाइंडिंग के बेसिस पे हमारा क्या डिसाइड होता है? डॉट। ठीक है, नेक्स्ट जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि कोई भी एसी सर्किट है, ठीक है, अगर उसमें डॉट से करंट एंटर कर रहा है, ठीक है, तो नेक्स्ट डॉट से करंट क्या करेगा? मस्ट लीव करेगा। ठीक है, दैट इज कंपल्सरी। अगर इस वाले एंड से करंट एंटर कर रहा है तो सेकंड डॉट से करंट शुड लीव। ठीक है, तो इन एन एसी सर्किट इफ द करंट एंटर्स थ्रू द डॉट इन द प्राइमरी वाइंडिंग देन इट शुड लीव थ्रू द डॉट इन द सेकेंडरी वाइंडिंग। ये हो गया हमारा सेकंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, थर्ड इंटरप्रिटेशन क्या कहती है? कपल्ड जो सर्किट होते हैं, जैसे ये क्या है? मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट है। ठीक है, जो यहाँ पे फ्लक्स है वो इससे इंटरेक्ट करेगा, यहाँ पे जो फ्लक्स है वो इससे इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट है। तो मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट्स में क्या होता है? जो डॉट्स की इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी होती है वो सेम होती है। ठीक है, जैसे अगर इस डॉट पे पोलैरिटी पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी पोलैरिटी। अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे भी पोलैरिटी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो आपको डॉट कन्वेंशन समझ आ गया? सारे लोग बताओ मेरे को। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। और बाकी लोग? ठीक। नेक्स्ट अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। तो मैंने बताया था कि ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? दैट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वेयर द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय प्लस माइनस एन डी फाई बाय डी टी एंड प्लस एन माइनस साइन इज डिसाइडेड बाय लेंज लॉ। ये प्लस और माइनस साइन है, ये कौन डिसाइड करता है? आपका लेंज लॉ डिसाइड करता है। ठीक है, तो सपोज करो ये हमारी प्राइमरी कॉइल है, ठीक है, जहां पे हमने एक्साइटेशन लगाया हुआ है। ठीक है, जहां पे हमने एक्साइटेशन लगाया हुआ है वो हमारी प्राइमरी कॉइल कहलाती है। तो ये हमारी प्राइमरी कॉइल है, यहाँ पे हमने क्या कर रखा है? साइनोसॉइडल वोल्टेज अप्लाई कर रखा है। ठीक है, हमने क्या किया है? साइनोसॉइडल वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है। इस साइनोसॉइडल वोल्टेज की वजह से क्या आएगा? एक साइनोसॉइडल करंट आएगा। इस साइनोसॉइडल करंट की वजह से क्या आएगा? एक साइनोसॉइडल फ्लक्स। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? अब ये जो साइनोसॉइडल करंट है ना, ये क्या करेगा? यहाँ पे एक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, और वो फ्लक्स भी कैसा होगा? टाइम वेरिंग होगा या नहीं होगा? ठीक है, अगर करंट हमारा ऐसा है तो फ्लक्स भी क्या होगा? इस तरीके से। ठीक है, अब फ्लक्स भी क्या होगा? हमारा टाइम वेरिंग होगा। तो जब भी टाइम के साथ हमारा फ्लक्स वेरी करेगा या फ्लक्स लिंकेज चेंज होगा इन वाइंडिंग्स में। ठीक है, एक बात और मैं बता दूं, ये सारी की सारी एनालिसिस हम कर रहे हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के लिए। ठीक है, स्टेप अप के लिए भी सेम ही होगा, है ना, पर यहाँ पे जो भी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, तो देखते हैं अब क्या होगा? टाइम वेरिंग फ्लक्स होगा, है ना, फ्लक्स लिंकेज इन वाली वाइंडिंग से चेंज होगा। ठीक है, पहले ये बताओ, ये करंट इस तरीके से जा रहा है यहाँ पे इस डायरेक्शन में,
ठीक है, तो जो नेट फ्लक्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, है ना। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो हमने साइनसोइडल वोल्टेज लगाया, साइनसोइडल वोल्टेज की वजह से क्या होगा, एक करंट जनरेट होगा, है ना, वो भी टाइम के साथ वेरी करेगा। इसकी वजह से क्या होगा, एक फ्लक्स जनरेट होगा, वो भी टाइम के साथ वेरी करेगा। ठीक है, तो उस फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी, है ना, करंट की डायरेक्शन मैंने आपको बता रखी है, वाइंडिंग्स के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, बताओ मेरे को फटाफट से। अभी हमने किया था, फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, यानी कि फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये फ्लक्स क्या कर रहा है, ये फ्लक्स आपका टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, ये फ्लक्स आपका टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे एक ईएमएफ डेवलप होगा। ठीक है, मैंने कह दिया यहाँ पे एक ईएमएफ डेवलप हुआ E1। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे भी डिनोट करूं या ऐसे डिनोट करूं तो एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ईएमएफ डेवलप हो रहा है वो क्या है, E1 है। अब हमें इसकी डायरेक्शन डिसाइड करनी है। ठीक है, और डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा, हमारा लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ध्यान से सुनना इस बात को, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट, ठीक है, कि व्हेन इट इज अलाउड टू कॉज ए करंट, द करंट सो प्रोड्यूस अपोज द कॉज। ठीक है, एक बार पढ़ लो इसको, फिर मैं इसको समझाता हूँ। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इफ इट इज अलाउड टू कॉज ए करंट, अगर इस ईएमएफ को अलाउ करें, है ना, कि इसकी इस ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो करे। ठीक है, तो वो करंट की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए कि वो अपने कॉज का अपोज करे। ठीक है, यानी कि ये जो ईएमएफ जिस वजह से डेवलप हो रहा है उसका अपोज करे। समझ आया रेंजलो, कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लो। लेंजलो समझ आ गया। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट, है ना, कि ये ईएमएफ की वजह से अगर हम इसको अलाउ करें कि इसकी वजह से कोई करंट फ्लो करे, तो उस करंट की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि जिसकी वजह से ये ईएमएफ डेवलप हो रहा है ये उसका अपोज करे। ठीक है, जैसे सपोज करो यहाँ पे एक ईएमएफ डेवलप हो रहा है, ये ईएमएफ कहाँ डेवलप हो रहा है, हमारी वाइंडिंग्स के अंदर। ठीक है, हमने इनको मान लिया एक वर्चुअल सोर्स, है ना, ये जो ईएमएफ है ई, मैंने इसको मान लिया एक वर्चुअल सोर्स है। ठीक है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये क्या है हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो अगर इसको हम अलाउ करते हैं कि इस ईएमएफ की वजह से कोई करंट फ्लो करे, सपोज करो हमने यहाँ क्या लगा दिया, एक रेजिस्टर आर लगा दिया। ठीक है, तो इस ये जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसी होनी चाहिए, अपने कॉज का अपोज करे। तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराने के लिए यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव। किस केस में, जब इसको हम क्या मान लेंगे, एक वर्चुअल सोर्स। ये बात समझ आई या नहीं आई। हाँ, ठीक है, चलो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना सारे लोग। अब देखो यहाँ पे हमने साइनोसॉइडल वोल्टेज अप्लाई किया, साइनोसॉइडल करंट आया, जिसकी वजह से क्या आएगा, एक टाइम वेरिंग फ्लक्स आएगा। ठीक है, करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो जो फ्लक्स आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, फ्लक्स 5। ये इस तरीके से फ्लक्स फ्लो करेगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा फ्लक्स एस्टेब्लिश हो जाएगा। अब ये जो फ्लक्स है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो फैराडेज लॉ ये कहता है कि जब भी फ्लक्स आपका टाइम के साथ चेंज कर रहा हो, है ना, और ये वाइंडिंग से लिंक कर रहा हो, तो इन वाइंडिंग्स में क्या होता है, एक ईएमएफ डेवलप हो जाता है। ठीक है, उस ईएमएफ को मैंने नाम दे दिया, क्या है वो, E1 है। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है क्या, कि यहाँ प्लस आना चाहिए माइनस आना चाहिए। ये कौन डिसाइड करेगा, लेंज लॉ डिसाइड करेगा। तो लेंज लॉ ये कहता है कि अगर इस ईएमएफ की वजह से कोई करंट फ्लो करे, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन ऐसी हो कि जिसकी वजह से ये ईएमएफ डेवलप हो रहा है वो उसका अपोज करे। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है।
लेंज लॉ कहता है कॉज का अपोज, जैसा आप लोगों को पता है कॉज का अपोज, है ना। तो इस ईएमएफ की वजह से एक ऐसा करंट डेवलप हो, है ना, कि जिसकी वजह से ये ईएमएफ डेवलप हो रहा है ये उसका अपोज करे। मतलब क्या है इस बात का, सपोज करो इस करंट की वजह से क्या आया, फ्लक्स फाई आया, हम करंट को क्या मान लेते हैं, कॉज मान लेते हैं, ठीक है। तो इस ईएमएफ की वजह से अगर कोई करंट फ्लो करे वो कैसी डायरेक्शन में होना चाहिए, अपने कॉज का अपोज करे, यानी कि करंट क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराने के लिए यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव, और यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव। यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा या नहीं आएगा, ठीक है बताओ मेरे को। ठीक है, अगर मैं इसको वर्चुअल सोर्स मान लेता हूँ, है ना, अगर मैं इसको वर्चुअल सोर्स, तो करंट क्या है, इस डायरेक्शन में ही तो फ्लो करेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव यहाँ आएगा, नेगेटिव कहाँ आएगा आपका, यहाँ पे, ठीक है। तो देखो डायरेक्टली अपोजिशन दिखाई दे रहा है आपको, दिख रहा है ना। अगर मैं सपोज करो इस फ्लक्स को कॉज मान लेता हूँ, अभी तो मैंने करंट को कॉज माना, ठीक है, ये वाला जो करंट है, अगर मैं इस फ्लक्स को, ये जो ऊपर की डायरेक्शन में फ्लक्स फ्लो कर रहा है, इसको कॉज मानता हूँ, ठीक है। तो ये जो करंट है ईएमएफ की वजह से, है ना, ये वाला जो करंट है इस ईएमएफ की वजह से ये कैसे फ्लो करेगा वाइंडिंग्स में, ऐसे। सेम कलर हो गया, मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ये कैसे फ्लो करेगा, ऐसे, ऐसे, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो रेड वाला जो करंट की डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है ना, इस तरीके से निकल के आ रहा है, इसकी इसकी वजह से, इस करंट की वजह से जो फ्लक्स है वो किस डायरेक्शन में होगा, नीचे की डायरेक्शन में, अपोज द कॉज, ठीक है। तो फ्लक्स का भी क्या किया इसने, अपोज कर दिया। अब सपोज करो कि इस वोल्टेज को कॉज मानते हैं, ठीक है। तो ये वोल्टेज इंक्रीज करा तो करंट इंक्रीज करा, करंट इंक्रीज करा तो फ्लक्स इंक्रीज करा, है ना। E इक्वल टू क्या होता है, एन डी फाई बाय डी टी। अगर मैं प्लस साइन लेता हूं, अगर ये फाई इंक्रीज करेगा तो ईएमएफ इंक्रीज करेगा, अगर ये ईएमएफ इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, ऑपोजिशन फोर्स इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताओ। लेंज लॉ परफेक्टली सेटिस्फाई हो गया ना, सारे लोग बताओ, समझ आ गया सबको। बोलो भाई। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि नेगेटिव क्यों लेते हैं। अब मेरे को एक चीज और बताओ, ये जो ईएमएफ की डायरेक्शन मैंने मानी है, ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, जो ईएमएफ की डायरेक्शन मैंने मानी, क्या मानी, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे नेगेटिव। तो ये जो ईएमएफ डेवलप हो रहा है E1, इसको आप पोटेंशियल ड्रॉप की तरह ट्रीट करोगे या पोटेंशियल राइज की तरह, ये बताओ मेरे को। ये जो ईएमएफ यहाँ पे प्लस और माइनस मैंने माना है, ठीक है, इसको आप पोटेंशियल ड्रॉप की तरह ट्रीट करोगे या पोटेंशियल राइज की तरह, पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो आपको समझ आ गया सबको, ठीक है। तो यहाँ पे E1 को, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसको कैसे ट्रीट करेंगे हम, पोटेंशियल ड्रॉप की तरीके से, ठीक है। अब देखते हैं हम नेगेटिव साइन किस केस में आता है, ठीक है, नेगेटिव साइन किस केस में आता है, ठीक है। सपोज करो, है ना, कॉज तो आपको पता ही है, कॉज क्या है, यहाँ पे करंट आई है ना, यहाँ पे इनिशियल जो आपके सप्लाई करंट की वजह से फ्लक्स क्या था, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, ठीक है, इसको ध्यान से सुनना। अगर सपोज करो मैं इसको पोटेंशियल राइज कर देता हूँ, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो इस ईएमएफ की वजह से करंट क्या जाएगा, सेम डायरेक्शन में जाएगा या नहीं जाएगा, राइट पेन लेते हैं, सेम डायरेक्शन में जाएगा या नहीं जाएगा। अगर मैं इसको पोटेंशियल राइज मान लेता हूं, ठीक है, तो इस ईएमएफ की वजह से जो करंट फ्लो करेगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कॉज का क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है ना, ठीक है। एक तो इस वाले करंट की वजह से फ्लक्स क्या था, इस डायरेक्शन में था। अब ये जो ईएमएफ है यहाँ पे, अगर हमने पोटेंशियल राइज मान लिया इसको, ये क्या करेगा, इस करंट को बढ़ा देगा, यानी कि इस फ्लक्स का क्या करेगा, एड करेगा ना, मतलब फ्लक्स को और सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो इस केस में लेंज लॉ क्या कर गया,
इस केस में लेंज लॉ क्या कर गया, वायलेट कर गया ना, इसीलिए हम क्या लगा देते हैं यहाँ पे, एक नेगेटिव साइन लगा देते हैं। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, ई के साथ नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो ये नेगेटिव साइन कब आएगा, जब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ वी विल ट्रीट इट एज पोटेंशियल राइज। ठीक है, प्लस का साइन कब आएगा, जब ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, इसको कैसे ट्रीट करेंगे हम, एज ए पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, समझ आ गया सबको। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे जो E1 डेवलप होगा है ना, E1 क्या होगा, N1 इंटू डी फाइव बाई डी टी, E2 क्या होगा हमारा, N2 इंटू डी फाइव टू बाई डी टी, वेयर E1 इज एक्सप्रेस्ड एज, अच्छा यहाँ लिखा हुआ था, पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, यहां तक सबको समझ आ गया। बताओ मेरे को, तो मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो पोलैरिटी है वो डिपेंड करेगी हमारी लेंज लॉ पे, एंड ऑन वेदर विच टर्मिनल इज टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, आप कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव ले रहे हो उसके ऊपर भी यहाँ पे पोलैरिटी आपकी डिपेंड करेगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात सबको। क्या हुआ, समझ नहीं आया क्या, क्लियर हो गया। ठीक है, मनोज को समझ आ गया, और बाकी लोग, ठीक है, आ गया सर। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारी ईएमएफ इक्वेशन, बड़ी आसान है ईएमएफ इक्वेशन। ठीक है, सपोज करो आई हमारा क्या है, आई एम साइन ओमेगा टी है, इसकी वजह से जो फ्लक्स आया वो क्या आएगा, फाई एम साइन ओमेगा टी। अभी हमने ड्राइव किया था, ई इक्वल टू क्या होता है, प्लस का N1 इंटू डी फाइव बाई डी टी। तो फाई की जगह हमने क्या रख देना, फाई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा प्लस का N1 इंटू डी बाई डी टी इंटू फाई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो ये हो जाएगा N1 है ना, टी के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करना है, तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, इंटू कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस का 90। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करो और मेरे को ये बताओ विच वन इज लीडिंग। ठीक है, कौन सा लीड कर रहा है किसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन देखो। ठीक है, कौन सा किससे लीड कर रहा है, सेकंड वाला लीड कर रहा है, यानी कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ठीक है, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, मैं इसको E1 से भी रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, तो यहां से इस फॉर्म से हमको पता चला, ठीक है, कि ये जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है वाइंडिंग्स में वो क्या कर रहा है, इस वाले फ्लक्स फाई से लीड कर रहा है विद एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो अगर मैं इसका फेजर बनाता हूं तो कैसे बनेगा हमारा, ये हो गया हमारा फ्लक्स फाई। ठीक है, तो E1 और E2 जो है हमारे दोनों के दोनों, क्योंकि मैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहा था, मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था। तो E1 और E2 है ना, ये हमेशा क्या करेंगे, इस वाले फ्लक्स फाई से 90 डिग्री लीड करेंगे। ठीक है, हमेशा 90 डिग्री लीड करेंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा ये फ्लक्स फाई है तो इंड्यूस वोल्टेज कैसा होगा, इस तरीके से, ये हो गया हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, समझ आ गई बात है ना, कैसे ड्राइव करते हैं, आसान है। ठीक है, अब प्रीवियस फिगर से देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे केवीएल इक्वेशन अप्लाई करो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल की जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे,
ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे क्या रहेगा प्लस माइनस, है ना। तो माइनस का v इक्वल टू क्या हो जाएगा E1, है ना। हमने यहाँ पे केवीएल इक्वेशन अप्लाई करी है, ठीक है ना। तो माइनस का V1 किसके बराबर हो जाएगा, E1 के बराबर हो जाएगा, और E1 किसके बराबर हो गया, V1 के बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज दिखाई है ना, कि अगर हमारा V1 इंक्रीज करता है तो E1 भी हमारा इंक्रीज करेगा, मतलब अपोजिशन भी हमारा इंक्रीज करेगा, ठीक है। हमको याद क्या रखना है यहाँ पे कि हमेशा ट्रांसफार्मर में फ्लक्स फाई से जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है इन द प्राइमरी एंड इन द सेकेंडरी वाइंडिंग, है ना, ये क्या करेंगे, इस वाले फ्लक्स फाई से लीड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी आरएमएस वैल्यू, है ना। अब ईएमएफ की इक्वेशन क्या है, ये E1 इक्वल टू ई मैक्स इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, E इक्वल टू ई मैक्स या ई मैक्सिमम इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। तो ई आर एम एस, E1 की आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगी, ई मैक्स डिवाइडेड बाय √2, और ई मैक्स की वैल्यू क्या है N1 φm इंटू 2πf, आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगी डिवाइडेड बाय √2। तो जो ईएमएफ इक्वेशन है हमारी प्राइमरी साइड की वो क्या होगी, √2 पाई इंटू एफ इंटू φm इंटू N1, ठीक है। तो यही चीज मैंने यहाँ पे ड्राइव कर रखी है ना। आरएमएस वैल्यू क्या होगी N1 इंटू फाइव इंटू ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या है 2πf डिवाइडेड बाय √2 क्या हो जाएगा, √2πf φm इंटू वर्ड्स। सो गए सबके सब, कोई है, कोई बताएगा, सबको समझ आ गया नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलरली हम क्या करेंगे, सेकेंडरी साइड की ईएमएफ इक्वेशन हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अगर सपोज करो सेकेंडरी साइड पे अगर हम यहाँ लोड लगा दें, ठीक है, या चलो ये तो आगे आएगा, है ना। सेकेंडरी साइड पे सपोज करो एक ईएमएफ डेवलप हुआ E2, ठीक है। इस E2 को किससे देंगे, N2 इंटू D5 डिवाइडेड बाई dt, ठीक है। सेम है, हमने फाई की वैल्यू रखी क्या, φm इंटू साइन इंटू ओमेगा टी, हमने ये वैल्यू पुट करी, इसको डिफरेंशिएट किया जैसे हमने पहले किया था वैसे ही यहाँ पे निकाल लेंगे हम। तो E2 की भी वैल्यू क्या आएगी, E2 क्या आएगा हमारा √2 पाई इंटू एफ इंटू फाइव एम इंटू N2, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारी, या जो प्राइमरी साइड की ईएमएफ इक्वेशन थी वो क्या थी, √2 पाई एफ इंटू फाइव एम इंटू N1, ठीक है। इसको कह दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, देखो समझ आ रहा है ना सबको, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या है, √2 से √2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, फाइव एम से फाइव एम कैंसिल। तो E1 डिवाइडेड बाय E2 क्या हो जाएगा हमारा N1 डिवाइडेड बाय N2, ठीक है। अब देखो इसको मैंने कैसे लिख लिया है, ये जो हमारी इक्वेशन है इसको मैंने कैसे लिखा है, E1 डिवाइडेड बाय N1 दैट इज E2 डिवाइडेड बाय N2, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना राजेश, ठीक है। E1 बाय E2 इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाय N2, इसको हम लिख सकते हैं E1 डिवाइडेड बाय N1 दैट इज इक्वल टू E2 डिवाइडेड बाय N2। तो यहाँ पे क्या है, प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज पर टर्न है, वोल्टेज पर टर्न है वो क्या है, सेम है। दैट इज वाई हम इसको क्या कहते हैं, इट इज ए कांस्टेंट वोल्टेज डिवाइस, ठीक है रजनीश।
राजेश समझ आ गया? ठीक है, तो वोल्टेज पर टर्न हमारा सेम है, पर पीएसयू में नहीं, आप जब कोई एग्जाम दोगे तो वहां पे नहीं लिख के आना है। ठीक है, वहां पे आपको क्या मेंशन करना है, इट इज ए कांस्टेंट फ्लक्स मशीन ओनली। ठीक है, तो वोल्टेज पर टर्न हमारा क्या है, सेम है। ठीक है, तो अगर हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाना है तो हम क्या करेंगे, प्राइमरी साइड पे या एक साइड पे हम क्या करेंगे, ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स लेंगे, एक साइड पे कम नंबर ऑफ टर्न्स लेंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज पर टर्न क्या है हमारा, सेम है। ठीक है, तो जहां ज्यादा टर्न लगाओगे वहां ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, जहां कम टर्न लगाओगे वहां कम वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए N1 इज ग्रेटर देन N2, और फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए क्या होगा, N1 इज लेस देन N2 और N2 इज ग्रेटर देन N1। ठीक है, यहां तक सबको समझ आ गया? जल्दी बताओ मेरे को, यहां तक सबको समझ आ गया? फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि अगर मैं ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई दे दूं तो क्या होगा। अगर मैं ट्रांसफार्मर में एक्साइटेशन की जगह, मतलब एसी एक्साइटेशन की जगह डीसी एक्साइटेशन दे दूं, ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के साथ क्या होगा, बर्न क्यों हो जाएगा नरेंद्र? हाँ, जल जाएगा, ऑब्वियस है, क्यों जल जाएगा, कोई रीजन? बर्न आउट द वाइंडिंग्स, कांस्टेंट वोल्टेज है, ठीक है। बैक ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, देखो जो यहाँ पे थोड़ी कन्वेंशन अलग है फिगर में। यहाँ पे देखो, सपोज करो ये V है और ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या है, E है। ठीक है, वाइंडिंग का एक रेजिस्टेंस मान लो क्या है, R है। तो I1 करंट क्या होगा हमारा, V, है ना, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्या होगा, V माइनस का E डिवाइडेड बाय R, यही होगा ना प्राइमरी का करंट। एसी के केस में, एसी के केस में क्या है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, पर डीसी के केस में क्या होगा, फ्लक्स कांस्टेंट होगा। ठीक है, फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, यानी कि ये जो अपोज कर रहा है तुम्हारा करंट के फ्लो का, ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो V डिवाइडेड बाय आर, V माइनस जीरो डिवाइडेड बाय आर, यानी कि अपोजिशन आपका खत्म हो गया। तो हु विल लिमिट योर करंट, ओनली दिस रेजिस्टेंस। ठीक है, दिस रेजिस्टेंस इज रिस्पॉन्सिबल हियर फॉर लिमिटिंग द करंट। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस क्या होता है, 0.02 ओम्स, है ना, वाइंडिंग्स का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो बहुत हाई करंट यहाँ पे फ्लो करेगा एंड वाइंडिंग विल इमीडिएटली बर्न आउट, आपकी वाइंडिंग्स जल जाएंगी। ठीक है, जैसे मैंने लिखा हुआ है, डीसी एक्साइटेशन इज गिवन to the primary winding of the transformer, to the primary winding of the transformer, then a transformer current is only limited by the primary winding resistance, and if the DC rated voltage is applied, then primary will burn out because the current is limited by only the resistance. ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अपने आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है, पहले हम आइडियल ट्रांसफार्मर की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे और धीरे धीरे हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होगा, कोई भी वाइंडिंग में लॉसेस नहीं होंगे, यानी कि वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है ना, ये जो हमारी वाइंडिंग है R1 और R2 दोनों क्या होंगे, जीरो। नो कोर लॉस, कोई भी कोर लॉस नहीं होगा, यानी कि ना तो एडी करंट लॉस होगा, ना आपका हिस्टैरिसीस लॉस होगा। नो लीकेज फ्लक्स, नो लीकेज फ्लक्स का मतलब क्या है, सारा का सारा फ्लक्स हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करेगा। ठीक है, यहाँ पे जितना भी फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है वो सारा का सारा हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करेगा। एयर गैप का जो फ्लक्स है वो क्या होगा, जीरो। नेक्स्ट, इन्फानाइट परमेबिलिटी। इन्फानाइट परमेबिलिटी का मतलब क्या है, वी रिक्वायर्ड जीरो करंट टू मैग्नेटाइज योर कोर। ठीक है, इन्फानाइट परमेबिलिटी का मतलब क्या है, जो मैग्नेटाइजिंग करंट है ना, यह हमें जीरो करंट की रिक्वायर्ड है इस कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए। ठीक है, इसको मैं यहाँ प्रूफ भी किया है ना। फाई क्या होता है, फ्लक्स फाई, दैट इज एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। जैसे कि करंट क्या होता है, V डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, वैसे फ्लक्स फाई क्या होता है, एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस।
ठीक है, रिलक्टेंस ये क्या होता है, L डिवाइडेड बाय म्यू ए। ठीक है, तो यहां से देखो Ni की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली, Ni की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइव क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 5 इंटू रिलक्टेंस। रिलक्टेंस क्या है, L डिवाइडेड बाय म्यू ए। अगर परमेबिलिटी आपकी इनफाइनाइट है तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा आपका, करंट क्या हो जाएगा आपका जीरो। इसका मतलब करंट क्या हो जाएगा आपका जीरो, कोई मैग्नेटाइजिंग करंट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इनफाइनाइट परमेबिलिटी के केस में। तो अगर हम यहाँ पे लोड कनेक्ट कर दें, ठीक है, ये सपोज करो N1 I1 MMF है, यहाँ पे क्या है N2 I2 MMF है। ठीक है, डॉट हमारी कहाँ लगी है, एक डॉट यहाँ पे लगी है, एक डॉट हमारी यहाँ पे लगी है। ठीक, अब देखो इस MMF ने एक फ्लक्स प्रोड्यूस किया 5M। ठीक है, ये 5M क्या है, वेरी कर रहा है। अगर हम यहाँ पे कोई लोड लगा दें, है ना, जिसका इम्पिडेंस क्या है Z, तो यहाँ पे भी एक करंट फ्लो करेगा जिसको हम कह देंगे I2। अब इस करंट का नेचर क्या होगा, इस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, अपने कॉज का अपोज करें, ये जो करंट है वो किसकी वजह से आया, इस ईएमएफ की वजह से। ठीक है, प्लस माइनस। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये। ठीक है, अब देखो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन क्या है, इस तरीके से अपने कॉज का अपोज करते हुए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अच्छा ये, हाँ ये, एक मिनट, ये डायग्राम में कुछ गड़बड़ है। अरे डायग्राम में गड़बड़ है कुछ। ठीक है, हाँ डायग्राम में गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ पे जो ई डेवलप हुआ है, ठीक है, ये ईएमएफ यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा माइनस, तो करंट की डायरेक्शन होगी इस तरीके से, है ना। तो करंट आपका ऐसे करके होगा, ये डायरेक्शन होगी हमारे करंट की। ठीक है, क्योंकि ये जो करंट है इसको भी क्या करना है, अपने कॉज का अपोज करना है ना। तो कॉज का अपोज कैसे होगा, कॉज क्या है, अगर हमारा ये फ्लक्स है तो करंट की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि इसकी वजह से जो फ्लक्स आए वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आए। डायग्राम ठीक कैसे है, अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हमारा करंट जाएगा, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, जोगिंदर, किरण सॉरी। ठीक है, तो ये इस वाले फ्लक्स फाइव का सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। समझ आ रही है बात, ठीक है। हाँ, तो करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, ताकि हमारे एमएमएफ का अपोज हो सके, जो हमारा प्राइमरी एमएमएफ है उसकी वजह से हमारा यहाँ पे सेकेंडरी में वोल्टेज डेवलप हुआ। इस वोल्टेज की वजह से यहाँ पे एक सेकेंडरी में करंट आया, तो ये करंट क्या करेगा, इस वाले वोल्टेज का अपोज करेगा। ये वाला वोल्टेज क्यों आया, इस वाले फ्लक्स फाई की वजह से। तो इस करंट की डायरेक्शन क्या होगी कि इस वाले फ्लक्स फाई एम का अपोज करे, यानी कि ये हो गया हमारा फ्लक्स फाई एम टू। ठीक है, तो इमीडिएटली क्या होगा हमारा N1 I1, ये वाला जो एमएमएफ है इसको सेकेंडरी साइड का एमएमएफ क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। ठीक है, तो अगर आप ये कहो कि सर यहाँ पे फ्लक्स फाइव है ना, और ये एमएमएफ भी क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, तो ये फाइव एम मिलके हमारे क्या हो जाने चाहिए, जीरो हो जाने चाहिए। ठीक है, तो कोर का फ्लक्स जीरो हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम आइडियल केस की बात कर रहे हैं, और मैंने बताया इनफाइनाइट परमिएबिलिटी में, है ना, अगर हमारी परमिएबिलिटी इनफाइनाइट है तो इट रिक्वायर जीरो करंट टू मैग्नेटाइज दिस कोर। ठीक है, यहाँ तक बताओ मेरे को समझ आया या नहीं आया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को, इस डायग्राम की वजह से कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक है, बाकी और किसी को कोई भी डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो बस यहां से हमको क्या पता चल जाएगा, दैट इज N1 डिवाइडेड बाय N2 दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, N2 डिवाइडेड बाय, सॉरी I2 डिवाइडेड बाय I1।
और n1 डिवाइडेड बाय n2 किसके बराबर था? आइडियल केस की बात कर रहा हूं, दैट इज इक्वल टू E1 डिवाइडेड बाय E2, और E1 डिवाइडेड बाय E2 किसके बराबर था? V1 डिवाइडेड बाय V2। ठीक है, तो यहां से आइडियल केस के लिए ये वैलिड है। एक बात याद रखना, यहां से क्या हो गया? V2 डिवाइडेड बाय V1 दैट इज इक्वल टू E1 डिवाइडेड बाय E2 दैट इज इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाय N2। ये हो गया हमारा A, इसको मैंने नाम दे दिया A, और ये A किसके बराबर है? हमारा I2 डिवाइडेड बाय I1। या अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करें तो I2 कॉम्प्लेक्स डिवाइडेड बाय I1 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ये जो A है, ठीक है, ये होता है हमारा टर्न्स रेशियो, दैट इज NHV डिवाइडेड बाय NLV। ठीक है, तो हम एक और गलत चीज पढ़ते हैं, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हम क्या पढ़ते हैं? दैट इज N2 डिवाइडेड बाय N1, यही पढ़ते हैं ना हम लोग। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव को टिक करने के लिए आप याद रखोगे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है? N2 डिवाइडेड बाय N1। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्टिव अगर न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है तो आप इसको याद रखोगे। ठीक है, और यही होता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो एक्चुअल में। ठीक है, इसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं, इसी को हम टर्न्स रेशियो बोलते हैं। तो ये बात याद रखना, ए क्या है? हाई वोल्टेज वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लो वोल्टेज वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स। आप इसी टर्म्स में याद रखोगे, N1 डिवाइडेड बाय N2 या N2 डिवाइडेड बाय N1 नहीं याद रखोगे। ठीक है, आप ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो टर्न्स रेशियो कैसे याद रखोगे? हाई वोल्टेज वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लो वोल्टेज वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में टिक करने के लिए आपको क्या याद रखना है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है? N2 डिवाइडेड बाय N1। ठीक है, समझ आ गई ये बात? ठीक है, तो यहां से हमको क्या पता चल जाएगा? ए क्या है? NHV डिवाइडेड बाय NLV। तो ए की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? ग्रेटर देन 1। ठीक है, समझ आ गई सबको बात? तो अब देखो V1 डिवाइडेड बाय V2 किसके बराबर है? I2 डैश डिवाइडेड बाय I1, ये डैश नहीं सॉरी, I1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय सॉरी I2 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय I1 कॉन्जुगेट। ठीक है, तो इन दोनों को हमने बराबर लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया V I1 कॉन्जुगेट इक्वल टू V2 I2 कॉन्जुगेट। इसका मतलब जो हमारी कॉम्प्लेक्स पावर है प्राइमरी साइड पे, दैट इज इक्वल टू द कॉम्प्लेक्स पावर एट सेकेंडरी साइड। ठीक है, बात क्लियर हो गई सबको? ठीक है, नेक्स्ट अब यहीं से देख लो, ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आप लिख लेना अपने पास। ठीक है, क्या होता है? तो यहीं से आप बता दोगे कि अगर मैं लैगिंग पावर फैक्टर की बात करूं, पहली चीज अभी हम फेजर बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे? फ्लक्स फाई। ठीक है, और हमेशा E1 और E2 क्या बनाएंगे? इसके 90 डिग्री पे हमेशा। ठीक है, तो अगर मैं आइडियल केस में क्या E1 V1 के बराबर होगा, आइडियल केस में E2 V2 के बराबर होगा। ठीक है, अगर मैं लैगिंग पावर फैक्टर की बात करता हूं, है ना, तो V2 से I2 किसी फाई एंगल से क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। ठीक है, और हमको पता है I2 डिवाइडेड बाय I1 क्या है? A के बराबर है, तो I1 क्या हो गया यहाँ से? I2 डिवाइडेड बाय A, और A हमारा क्या है? ग्रेटर देन 1। यानी कि जो I1 की वैल्यू है, ठीक है, वो I2 से कम होगी, तो मैंने ये फेजर दिखा दिया। ठीक है, I2 डिवाइडेड बाय A। ठीक है, समझ आ गया सबको? ये आइडियल केस का फेजर है फॉर लैगिंग पावर फैक्टर। क्लियर है ये? क्लियर है? जल्दी बताओ, ललित समझ नहीं आया? ललित रिपीट कर दें? ठीक है, चलो मैं इसको बना के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है,
देखो ये हो गया आपका फ्लक्स फाई, ठीक है। तो इसको मैंने नाम दे दिया, ये क्या है आपका फ्लक्स फाई है, ठीक है। हम ये पहले कैलकुलेट कर चुके हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में, वो इस फाई से क्या करेगा, 90 डिग्री लीड करेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ बना दिया, ठीक है। ये क्या है हमारा E1, ठीक है। हमने अभी पढ़ा है टर्न्स रेशियो, E1 डिवाइडेड बाय E2 क्या है, ए के बराबर है। तो E2 क्या है, E1 डिवाइडेड बाय ए। ए की वैल्यू हमेशा क्या है, ग्रेटर देन 1, क्योंकि हमने क्या लिया है, ए एन एच वी डिवाइडेड बाय एन एल वी, ठीक है। तो ऑब्वियस है E2 कहां पे आएगा आपका, यहां पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हम अगर ये अज्यूम करें कि सेकेंडरी पे जो लोड लगा है ना, वो क्या है, लैगिंग पावर फैक्टर पे, ठीक है। पहली चीज, ये E1 किसके बराबर हो जाएगा, V1 के, और ये V2 के, क्योंकि वाइंडिंग के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, आइडियल केस की बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां तक तो समझ आ गया ना ललित, ये यहां पे भी डाउट है? जल्दी बताओ मेरे को। ललित जवाब दे दे भाई। हाँ ठीक है। तो मैं लैगिंग पावर फैक्टर की बात करता हूँ, है ना, मतलब कि यहाँ पे जो लोड लगा है ना आपका, यहाँ पे ये जो लोड है, ठीक है, ये वाला जो लोड कहाँ गया यार, ये वाला जो लोड है ना, ये इस E2 वोल्टेज से लैग कर रहा है, और ये E2 किसके बराबर होगा, हमारा V2 के, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो बस कुछ भी नहीं है इसमें, हमने क्या दिखाना है, सपोज करो ये V2 से I2 करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, ठीक है। V2 और ये I2, इसके बीच का एंगल क्या हो गया हमारा, फाई। अब I2 डिवाइडेड बाय I1 भी किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो I1 क्या हो गया, I2 डिवाइडेड बाय ए, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो I1 की वैल्यू क्या होगी, I2 से कम होगी। तो बस यहाँ पे एक और फेजर हमको बना देना है, ये हो गया हमारा क्या, I1, जो किसके बराबर है हमारा, I2 डिवाइडेड बाय ए के बराबर है, ठीक है। ललित क्लियर होगी बात, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम, ये तो हमारी आइडियल केस की बात होगी, अब हम धीरे धीरे किसकी तरफ जा रहे हैं, अपने प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट केस क्या होगा, वाइंडिंग्स में कोई भी लॉस नहीं है, यानी कि R1 एंड R2 स्टिल क्या है, जीरो है। कोर में कोई भी लॉस नहीं है, ठीक है। लीकेज करंट भी नहीं है कोई भी, ठीक है। पर हम किसको कंसीडर करेंगे, फाइनाइट परमिएबिलिटी। फाइनाइट परमिएबिलिटी का मतलब कि अब इस कोर को एक्साइट करने के लिए, है ना, एक आई नॉट करंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देखते हैं अगला केस, है ना, मैंने क्या लिया है, फाइनाइट परमिएबिलिटी लिया है, इसका मतलब आई नॉट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फ्लक्स इन द कोर एंड फॉर कोर लॉसेस। तो यहाँ पे एमएमएफ बैलेंस इक्वेशन क्या हो जाएगी, N1I1 इक्वल टू N2I2, ठीक है, इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, N1 इंटू आई नॉट। यहाँ पे N1 क्यों लिया है, क्योंकि एक्साइटेशन इज योर प्राइमरी फिनोमिना, ठीक है। एक्साइटेशन हमेशा प्राइमरी साइड से होगा, दैट इज वाई, है ना, हमने क्या किया यहाँ पे N1 इंटू आई नॉट, ठीक है। तो बस यहाँ पे N1 का डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, करके बता देता हूँ मैं, यहाँ से N1 का डिवाइड करो तो I1 क्या हो जाएगा, N2 डिवाइडेड बाय N1 इंटू I2 प्लस N1 से N1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये आई नॉट। अब इसको N1 बाय N2 को उठा के नीचे ले जाओ, तो ये हो जाएगा यहाँ से I1 क्या हो गया, I2 डिवाइडेड बाय N1 डिवाइडेड बाय N2 प्लस का आई नॉट, और N1 डिवाइडेड बाय N2 क्या है, ए के बराबर है। तो जो I1 करंट है अब क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू I2 डैश प्लस आई नॉट। इस इक्वेशन को आप याद करके रखें,
ठीक है, नाउ जो I1 करंट है वो किसके बराबर है, I2 डैश के बराबर है और I नॉट के बराबर है, जहां पे I2 डैश क्या है, दैट इज I2 डैश क्या है, I2 डिवाइडेड बाय A। इतनी बात आ गई सबको समझ में? ठीक है, और I नॉट को हम क्या बोलते हैं, एक्साइटिंग करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट नहीं बोलते। ठीक है, I नॉट क्या कहलाता है हमारा, एक्साइटिंग करंट या नो लोड करंट। बताओ मेरे को, यहां तक सबको समझ आ गया है ना? I1 किसके बराबर होगा, I2 डैश प्लस I नॉट के बराबर होगा। ठीक है, जहां पे I2 डैश की वैल्यू क्या है, I2 डिवाइडेड बाय A। ठीक है, अब बस हमें इसका फेजर बनाना है। ठीक है, जो सबसे पहले हमने फेजर बनाया था E और फाई के बीच में, अब यहाँ पे क्या करेगा, एक I नॉट एक्साइटिंग करंट भी फ्लो करना शुरू कर देगा। इसको क्या बोलेंगे हम, एक्साइटिंग करंट या नो लोड करंट। ठीक है, कई किताबों में मैग्नेटाइजिंग करंट भी दे रखा होता है, वो गलत है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्साइटिंग करंट और नो लोड करंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉसी कोर के बारे में। ठीक है, यानी कि अब हमने कोर लॉस को भी कंसीडर कर लिया। ठीक है, कोर लॉस को जब कंसीडर किया हमने, तो क्या हुआ, ये जो आई नॉट है, ठीक है, ये फ्लक्स फाई से कुछ एंगल साई से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। यहाँ पे देख रहे हो, ये एंगल साई से लीड कर रहा है, जबकि इसके पहले वाले केस में क्या था, ये जो साई एंगल था वो कितना था, 0 था। यानी कि ई और आई नॉट के बीच का एंगल कितना था, पूरा 90 डिग्री। या मैं कह सकता हूं फाई और आई नॉट के बीच का एंगल क्या था, 0। पर लॉसी कोर में क्या हुआ, जो ई और आई नॉट के बीच का एंगल कितना हुआ, फाई नॉट, है ना, ये 90 के बराबर नहीं है। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि आई नॉट और फाई के बीच का जो एंगल है वो कितना है हमारा, साई। इसको हम कहते हैं हिस्टेरेसिस एंगल और एंगल ऑफ हिस्टेरेसिस एडवांस। ठीक है, समझ आ गई बात? अब ऐसा क्यों होता है लॉसी कोर में, ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो एंगल आया हमारा, जब हमने लॉसी कोर को कंसीडर किया, ये क्यों आया, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है अभी। ठीक है।